Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ऑलराइट, ओके। जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि हम सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक का 5th चैप्टर। ओके, ये तीसरा पार्ट है। हम दो पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विथ वेयर वी स्टॉप्ड। ऑलराइट, तो पहले हम प्रोकैरियोटिक जो है स्ट्रक्चर सेल का हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यू कैन लुक एट द प्रीवियस वीडियोस, है ना। तो दो सेशंस ऑलरेडी हो गए हैं, तो उसको फटाफट आप रिवाइज कर लीजिए। करेक्ट, ठीक है। तो अभी इस टेबल पर आते हैं। नॉट टेबल, एक्चुअली इट्स अ स्मॉल इंफॉर्मेशन कैप्सूल, ओके, कॉल्ड डू यू नो। लेकिन इसमें जो नेम्स हैं बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। करेक्ट है। तो हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था रॉबर्ट हुक का। राइट, सो रॉबर्ट हुक वाज द पर्सन जिसने फर्स्ट जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। तो अगर हम रिफ्रेश करें अपने माइंड को, वी नो दैट जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंगल लेंस वाला माइक्रोस्कोप, वो सिंगल लेंस वाला माइक्रोस्कोप बनाया था लुवन हुक ने। करेक्ट है। और उसके बाद रॉबर्ट हुक ने उसका मॉडिफिकेशन करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था इन द ईयर 1665। उन्होंने फिर उसके ऊपर जो है बुक लिखी थी कॉल्ड माइक्रोग्राफिक। ऑलराइट, और उन्होंने फर्स्ट टाइम जो प्लांट के सेल्स को ऑब्जर्व किया था, आपको किसी को पता है कौन से सेल्स को ऑब्जर्व किया था? आपने अगर लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा तो यस, सो वेरी करेक्ट। फर्स्ट टाइम जब रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया तो उन्होंने जो सैंपल यूज किया था ना स्टूडेंट्स देखने के लिए, उन्होंने क्या यूज किया था मालूम है? कॉर्क के सेल्स, कॉर्क, CORK। करेक्ट। और उसके अंदर उन्होंने देखा कि बिल्कुल ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कैसे 6 साइडेड फिगर्स होते हैं ना, हेक्सागोनल, वैसे हेक्सागोनल सेल्स थे कॉर्क के। तो उन्होंने वो स्ट्रक्चर को नाम दिया सेल्यूले। सेल्यूले का मतलब होता है छोटा सा कमरा। राइट, सो वहां से नाम पड़ गया सेल। तो अभी हम जो सेल सेल वर्ड यूज करते हैं वो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने अपने बुक माइक्रोग्राफिक में फर्स्ट टाइम ही यूज दैट वर्ड टू डिनोट व्हाट आज हम जिसको सेल बोलते हैं। करेक्ट है। ओके, देन कम्स पर्किंजे एंड मोल। ऑलराइट, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म जो है इसको डिस्कवर किया। तो प्रोटोप्लाज्म आपको पता है सेल के अंदर का जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, अलोंग विथ ऑल द लिविंग ऑर्गेनेल्स, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। तो उसको किसने डिस्कवर किया था? पर्किंजे एंड मॉल। राइट, फिर आते हैं केमियो गोल्गी। तो गोल्गी अपैरेटस तो हम सबने सुना हुआ है ना। आपको स्टूडेंट्स ईयर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, बट यू शुड नो दैट साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, बिकॉज ये सारे स्ट्रक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं आगे, है ना। तो आपको यू शुड नो कि किसने डिस्कवर किया, है ना। सो केमियो गोल्गी डिस्कवर्ड व्हाट इज कॉल्ड द गोल्गी apparatus। राइट, गोल्गी apparatus यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसका फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे, है ना। मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह में मदद करता है सेल के अंदर, इंट्रासेल्यूलर। ओके, फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन पे, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो जो हमारा मास्टरमाइंड है, राइट, द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को कई बार ये चीज बोली जाती है ब्रेन ऑफ द सेल। ऑलराइट, वो टेक्निकली इतना सही नहीं है बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, है ना, क्योंकि बहुत क्रूशल, बहुत बड़ा, बहुत प्रोमिनेंट फीचर है ना। सो यू कैन वेरी इजीली मेक आउट। और इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है ना। हमारे क्रोमोसोम्स या डीएनए जो है वो होता है। तो इट्स द कंट्रोल सेंटर, इज द कमांड सेंटर ऑफ द सेल। तो ये किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, फिर आते हैं बाल्बियानी पे। बाल्बियानी जो थे, है ना, इन्होंने जो अर्थवर्म्स के लार्वे फॉर्म्स है ना, बेबी फॉर्म्स, कायरोनेमस लार्वा बोलते हैं, उसमें उनका जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसमें बड़े बड़े जो हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। दे आर नोन एज द जाइंट क्रोमोसोम्स। ऑलराइट, तो ही डिस्कवर्ड दीज क्रोमोसोम्स। और आगे जाके आप कुछ टर्म्स उससे कनेक्टेड भी पढ़ेंगे जब भी हम जेनेटिक्स के टॉपिक्स करेंगे। So you have what are known as the polytene chromosomes, you have what are known as the Balbiani rings। तो ये सब जो चीजें हैं, ओके, ये आप आगे जाके स्टडी करेंगे जब भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स पे आएंगे। ओके, ठीक है। फ्लेमिंग जो है इन्होंने सेल डिवीजन स्टडी किया था डिटेल में। और जो माइटोसिस करके टर्म है विच इज द टर्म फॉर नॉर्मल सेल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन जो हमारे बॉडी सेल्स में होता है, नॉन जर्म लाइन लेयर सेल्स, करेक्ट है, वो जो टर्म है वो फ्लेमिंग ने दिया था। Then you have Potter, okay, who discovered the endoplasmic reticulum। So endoplasmic reticulum भी हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। So we will study that. Then you have C. Benda,
who gave the name mitochondrion. So mitochondrion हमको थोड़ा बहुत तो पता ही है कि पावर हाउस होती है सेल की, है ना, एटीपी जनरेशन में, एनर्जी जनरेशन में काम करता है। माइंडेड की ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, करेक्ट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर वेरी सिंपल, एंड यूकैरियोटिक सेल्स में जो भी काम प्रोकैरियोटिक सेल करता है, ओके, यूकैरियोटिक सेल उसको एक स्पेशल ऑर्गेनल देके वो काम ओनली वो ऑर्गेनल करता है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। ऑलराइट, तो हर वो काम जो यूकैरियोटिक सेल में होता है प्रोकैरियोट में भी होता है। ओनली डिफरेंस क्या है कि यूकैरियोट के पास हर एक काम करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनल है। तो अगर एनर्जी एटीपी बनाना है तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रियन है, अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो उसके लिए क्लोरोप्लास्ट है, ओके, अगर प्रोटीन्स बनाने हैं तो उसके लिए रफ ईआर है। ओके, दैट डजंट मीन कि ये सारे काम जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कहाँ, साइटोप्लाज्म में हो जाता है। जितने भी काम है वो सारे होते हैं, ओके, बट इट हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म। तो उसके वजह से क्या है, बहुत सारे रिएक्शंस जो है साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, और उसके वजह से थोड़ी सी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है। यूकैरियोटिक सेल में एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है बिकॉज देयर इज अ स्पेशल ऑर्गेनल हर काम करने के लिए, है ना। तो हर एक पर्सन अगर स्पेशलाइज्ड काम करेगा तो फिर वो सिस्टम ज्यादा बेटर हो जाता है ना, थोड़ा सा इट बिकम्स मोर एफिशिएंट, है ना। ओके, देन यू हैव सी द ड्यूबे, जिन्होंने डिस्कवर किया लाइसोसोम्स को। तो ये लाइसोसोम्स जो है ये भी आपने शायद लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको हम सुइसाइड बैग्स बोलते हैं। वो थोड़ा सा एक बड़ा ही क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ओनली रिलेटेड फॉर सुइसाइड ऑफ द सेल, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डाइजेशन। सो है ना, टिपिकल सिचुएशन में लाइसोसोम्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं फटाफट, राइट। ओके, अभी हम एक काम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, ऑलराइट, ये एक अनदर इंफॉर्मेशन कैप्सूल है, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे यूकैरियोटिक सेल पे, करेक्ट ना। ओके, सो जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियम के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, राइट। सिंगल क्रोमोसोम, व्हाट इज अ क्रोमोसोम स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए का पैकिंग स्ट्रक्चर है। तो जब बहुत सारा डीएनए हो जाता है सेल के अंदर, तो इसको ना छोटे छोटे पैकेट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं डीएनए को, और उसको विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स एंड स्पेशलाइज्ड फैक्टर्स उसको बांध के एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये बड़ा ही सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग था, है ना, बस ये चैप्टर के लिए समझने के लिए। आगे जाके आपको क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में आएगा, बट अभी आपको क्या रखना, याद रखना है कि जो क्रोमोसोम होता है वो क्या है, इट इज नथिंग बट अ पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ योर डीएनए ओनली। तो जितने बड़े सेल्स होते हैं जैसे यूकैरियोटिक सेल्स, उसमें डीएनए भी ज्यादा होता है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेल है, ज्यादा डीएनए है, तो सारे डीएनए को छोटे छोटे पैकेट्स में काट देते तो उतने सारे क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। बैक्टीरियम का डीएनए बड़ा सिंपल है ना, इट्स अ वेरी सिंपल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है, बहुत सिंपल है। तो जेनेटिक मटेरियल भी खूब बहुत ज्यादा नहीं होता, एक सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, सिंगल, ओके, कॉइल्ड डीएनए, हाईली सुपर कॉइल्ड, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट दैट इट हैज गॉट ओनली अ सिंगल क्रोमोसोम। सो बैक्टीरिया में एक ही सिंगल क्रोमोसोम है। अच्छा, आपको याद क्या करना है इसमें ना, जनरली लोअर क्लासेस में जब भी प्रोकैरियोटिक सिस्टम पढ़ाया जाता है तो वी से कि डीएनए जो है वो फ्रीली फ्लोटिंग होता है साइटोप्लाज्म में। अगर आपने ये पढ़ा है तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ओके। तो फ्रीली फ्लोटिंग डीएनए जो है ये नहीं होता है, ओके। बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना जिसपे छोटे से पॉकेट्स बने होते हैं विच आर कॉल्ड मीजोसोम, जिनको, जिन्होंने लास्ट मेरा सेशन अटेंड किया उनको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में हमने मीजोसोम को देखा है, करेक्ट। सो जो मेन सेल मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाते हैं अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ झुकते हैं टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरियम का जो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में रोमिंग नहीं होता, करेक्ट है। ये क्या करता है, जाके मीजोसोम को पकड़ के चिपक जाता है एट वन प्लेस, राइट। ये आपको अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन, भले ही बैक्टीरियल सेल छोटा है, करेक्ट है, लेकिन अगर डीएनए फ्रीली फ्लोटिंग है तो वो यहाँ वहां घूमता रहेगा, चांसेस हैं कि कोई डैमेज हो सकता है। और अगर एक ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोमल डीएनए में अगर डैमेज हो गया तो उसको सेल बर्दाश्त नहीं कर सकता, करेक्ट है।
सो प्लीज रिमूव दैट कंसेप्ट फ्रॉम योर माइंड। अगर लोअर क्लासेस में बिठा दिया गया है कि नहीं जो डीएनए है वो फ्रीली फ्लोट होता है, नहीं, फ्रीली फ्लोट नहीं होता। ओके वो सेल मेम्ब्रेन के एक स्पेसिफिक हिस्से को जाके चिपका हुआ रहता है, वो हिस्से को हम बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम के कई सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ओके इन द प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। ओनली द थिंग इज कि सर्कुलर डीएनए के आजू बाजू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई है, दैट्स इट, राइट। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए चलना है, करेक्ट है। ओके अब आगे जाते हैं। तो ये जो आपका सिंगल सर्कुलर डीएनए है, एक ही क्रोमोसोम है, करेक्ट। तो ये रेप्लिकेट जो है करेगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है खुद की कॉपीज बनाना। वेरी सिंपली मैं समझा रही हूँ आपको, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में। रेप्लिकेशन का मतलब होता है खुद के कॉपीज बनाना, करेक्ट है। तो जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए का भी कॉपी बनता जाता है ना, तभी तो जाके डॉटर सेल्स को अपना नया नया डीएनए मिलेगा, करेक्ट है। तो इसका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये एक पैटर्न फॉलो करता है, और इस पैटर्न को हम बोलते हैं थीटा पैटर्न, है ना। थीटा पैटर्न, क्योंकि ये ग्रीक लेटर थीटा के जैसे जो डीएनए है वो हैंग आउट होती है। तो आपने थीटा लिखा होगा ना कभी मैथ्स में, तो जैसे वो थीटा ऐसे हम लिखते हैं गोल सा सर्कल जैसे, और सेंटर में एक स्मॉल लाइक अ स्मॉल लेटर ओ, है ना। वैसे ही डीएनए का भी शेप हो जाता है जब वो अपनी कॉपीज बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, करेक्ट है। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, प्रोकैरियोटिक डीएनए में है ना हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, करेक्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हिस्टोन स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो जनरली क्रोमोसोमल डीएनए के साथ में एसोसिएटेड मिलते हैं, बट यू सी दिस ओनली इन द यूकैरियोटिक सिस्टम, यू डोंट सी इट इन द प्रोकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट्स में क्या है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेकेंड थिंग इज एक ही क्रोमोसोमल डीएनए है, थर्ड थिंग इज वो डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त थीटा मॉडल फॉलो करते हैं जो कि यूकैरियोट्स में नहीं होता, ओके। एंड फोर्थ इज दैट हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ में एसोसिएटेड नहीं होते हैं, ओके। दे आर एसोसिएटेड ओनली विद यूकैरियोट्स, ठीक है। तो मैंने आपको इन शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन बता दिया है, ऑलराइट। तो दो स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू, आप इसको नोटेशन फॉर्म में कर सकते हैं। आई वुड ऑलवेज टेल यू कि आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, आपके पास टाइम है अभी, तो जितना आप राइटिंग में कर सकते हैं चीजों को, ओके, लर्न राइट रिवाइज राइट, आप जितना राइटिंग करेंगे उतना इट विल बिकम फर्मली स्टक इन योर माइंड, करेक्ट है। क्योंकि बहुत सारा नया नया इंफॉर्मेशन है, तो उसको बिल्कुल तुरंत वो दिमाग में नहीं घर करेगा, करेक्ट है। ओके सो जो डीएनए हिस्टोन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है ना स्टूडेंट, उसको हम क्रोमैटिन नहीं बोल सकते। तो यूकैरियोट में हिस्टोन होता है तो उस डीएनए को हम क्रोमैटिन बोल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए को हम क्रोमैटिन टर्म जो है वो नहीं यूज कर सकते। ओके सो ये काफी सिंपल रहा, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल डीएनए जो है ये मेन डीएनए समझ लीजिए, दिस इज द मेन मास्टर प्लान, जिससे आपका सेल का जो है एवरीडे का डेली रूटीन लाइफ जो है वो कंट्रोल होता है, चलता है। इसके अलावा ओके बैक्टीरियल सेल्स में एक्स्ट्रा डीएनए होता है विच इज कॉल्ड प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स जो है ना क्रोमोसोमल डीएनए से भी छोटे छोटे, वेरी वेरी स्मॉल, ओके, लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, ओके, कॉइलिंग होता है, राइट। इसमें लेकिन जीन्स बहुत कम रहेंगे, करेक्ट है। तो जैसे क्रोमोसोमल मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि सपोज बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए में समझिए 1000 जीन्स हैं, तो प्लाज्मिड में 5 6 3 10 ओके इतने जीन्स होंगे। सो दे आर वेरी वेरी फ्यू नंबर ऑफ जीन्स, और ये एक्स्ट्रा है क्रोमोसोमल से एक्स्ट्रा, ओके, उसके अलावा उसके अतिरिक्त जो है वो, ऑलराइट। सो देयरफॉर इसको नाम क्या दिया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। जब भी आप प्लाज्मिड को डिफाइन करेंगे तो ये वर्ड आना ही चाहिए, ओके। सो व्हाट आर प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद ही खुद की कॉपी बना सकते हैं, ये मेन डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। सो दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, हाँ ये टर्म भी आना चाहिए, कैरिंग वेरी फ्यू जीन्स, ठीक है। दो बेसिक तरीके के प्लाज्मिड्स होते हैं, यू हैव द सो कॉल्ड एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड जो है ये लोअर बैक्टीरिया में बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम में आते हैं। तो अगर आपको याद रहे रहे तो हमने अर्लियर टाइम्स में वी हैव डिस्कस्ड मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमने देखा है कि प्रोकैरियोट्स में भी देयर इज अ प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे डीएनए एक सेल से दूसरे सेल जाता है वाया विच ऑर्गेनल,
प्रोकैरियोटिक में जिन जिन स्टूडेंट्स ने अटेंशन पे किया है क्लास में उनको पता है, करेक्ट है। किसके थ्रू जाता है? दो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जो बाहर है सेल के, और कौन से स्ट्रक्चर से जाता है? यस, यू आर राइट, इट गोज फ्रॉम द पाइलस, करेक्ट। सो जो पाइलाई होते हैं, है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ देते हैं, और उनके बीच में से, ओके, उनके अंदर से आपका डीएनए जो है वन सेल टू दी अदर ट्रांसफर होता है। और ये जनरली कौन सा डीएनए होता है? ये जनरली प्लाज्मिड डीएनए होता है। और कौन सा वाला प्लाज्मिड होता है? ये एफ प्लाज्मिड होता है, करेक्ट है। सो एफ प्लाज्मिड जो है ये बेसिक रिप्रोडक्शन के काम में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्रिमिटिव काइंड। एंड दूसरा जो प्लाज्मिड होता है उसको हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड, करेक्ट है। सो आर प्लाज्मिड जो है, आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ताकत किसी चीज को लड़ने की या किसी चीज के अगेंस्ट खड़े रहने की, वो रेजिस्टेंस। तो ये प्लाज्मिड किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है? बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस देता है, करेक्ट है। तो समझने की बात बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप सपोज किसी चीज से बीमार पड़ जाते हैं, से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं? दवाई जो देते हैं ना, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक जो है ये बैक्टीरियल सेल्स को जाके खत्म कर देता है अलग अलग तरीके से। लेकिन मान लीजिए कि जिस बैक्टीरिया से आपको इन्फेक्शन हो गया उस बैक्टीरिया के अंदर आर प्लाज्मिड है, तो चांसेस हैं कि ये आर प्लाज्मिड उस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस दे देगा आपके इस सेल को, ओके, जो एंटीबायोटिक आप खा रहे हैं उसी को मारने के लिए। तो क्या होगा कि क्योंकि वो रेजिस्टेंट है वो बैक्टीरियम मरेगा नहीं, राइट। एंड देयरफॉर उसका क्योर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। समटाइम्स ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को हमको एक ही दवाई देके काम नहीं चलता है, दो तीन अलग अलग तरीके से दवाई देनी पड़ती है, राइट। सो आर प्लाज्मिड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये आर प्लाज्मिड कंटेन करने वाले जो बैक्टीरिया है दे आर वेरी रेजिस्टेंट, करेक्ट है। इनको क्योर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, करेक्ट। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो होता है प्रोकैरियोट्स का, हम प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। प्रोकैरियोट हाँ मतलब बैक्टीरियम। तो साइटोप्लाज्म जो है बैक्टीरिया का वो एक पूल के जैसे है ना, पानी है जिसमें बहुत सारी चीजें घुली मिली हुई हैं। नेसेसरी मटेरियल्स है, जैसे वाटर तो चाहिए ही सेल्स को, है ना, एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को फटाफट करने में मदद करते हैं। वी विल सी दिस जब भी हम बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक पे आएंगे, करेक्ट है। उसके बाद एलिमेंट्स हैं जो हमको चाहिए, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स जो हमको चाहिए रहते हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ओके, जो साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मान लो एक सूप बना दिया है कि जिसमें सारी चीजें हमने घोल दी हैं, करेक्ट है, दे आर ऑल प्रेजेंट। कुछ कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती है। इंक्लूजन बॉडीज ऐसी चीजें हैं जो साइटोप्लाज्म में आपको दिख जाती हैं माइक्रोस्कोप के नीचे दानों के जैसे, ओके। तो ये जो ऊपर की चीजें हमने बोली ना, एंजाइम, एलिमेंट्स, अमाइनो एसिड, ये ज्यादातर घुली हुई रहती है, दे आर सॉल्युबल। इंक्लूजन बॉडीज जो होती है दीज आर जनरली इनसॉल्युबल, ओके। ये घुलते नहीं है लेकिन प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम क्या होगा? मोस्टली स्टोरेज, है ना। तो अगर बैक्टीरियम को खाना अच्छे से मिल जाता है, फॉर एग्जांपल साइनोफाइशिन, मतलब ये हो गया आपके ब्लू ग्रीन एल्गे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसाइज करते हैं। तो सपोज उनको सनलाइट अच्छे से मिल रहा है तो फटाफट फोटोसिंथेसिस करके बहुत सारा स्टार्च बना लेंगे, लेकिन ये स्टार्च को क्या करें? तो इसको स्टोर करने के लिए इनके ग्रैन्यूल्स बना के रख देते हैं, ओके। सेम थिंग विद ग्लाइकोजन, सेम थिंग, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का स्टोरेज है। अच्छा, सेल को बहुत सारा फॉस्फेट एंड सल्फर मिल रहा है फिलहाल, ओके, तो पता नहीं आगे मिले या नहीं मिले। तो ये सेल्स क्या करते हैं, फटाफट इसको पकड़ के छोटे छोटे दाने बना लेते हैं और अपने सेल के अंदर ही, साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसको स्टोर कर लेते हैं, करेक्ट है। आपको क्या समझना है कि प्रोकैरियोट्स जो है इनके पास ऑर्गेनेल्स नहीं है अलग अलग से स्टोरेज करने के लिए, तो ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को ही यूज करते हैं। तो साइटोप्लाज्म में अगर आप इन सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना तो आपको छोटे छोटे दाने नजर आएंगे। और ये दाने जो हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, दीज आर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। ये सॉल्युबल नहीं है एंड इन मोस्ट केसेस ये किसी ना किसी तरीके का स्टोरेज का काम करते हैं, या तो ग्लूकोज स्टोरेज जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, या तो इनऑर्गेनिक चीजों का स्टोरेज जैसे फॉस्फेट एंड सल्फर हो गया, करेक्ट है ना, बहुत आसान है ना समझने के लिए। ऑलराइट, सो ये तो हो गया हमारी प्रोकैरियोटिक सेल की कहानी। अभी हम फटाफट आगे जाते हैं
एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग द यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है, ये 5 किंगडम में आपको पता है कि जितने भी बाकी के 4 किंगडम्स हैं आपके मोनेरा को छोड़ के, है ना, बाकी के सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो आपको नॉर्मल वर्ल्ड में मिल जाएंगे, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ना, क्योंकि हमारे भी सेल्स यूकैरियोटिक हैं। सो लेट्स स्टडी देम इन डिटेल, करेक्ट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कैसे कैसे छोटे से सेल के अंदर कैसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना करके, है ना, सेल इतने अच्छे से अपने काम को मैनेज करता है, करेक्ट है। तो लेट अस लुक एट यूकैरियोटिक सेल्स। सेल्स में जहाँ पे न्यूक्लियस जो है, ये बिल्कुल क्लियरली आपको शेप के साथ में नजर आ जाए, मतलब न्यूक्लियस के आजू बाजू में एक प्रॉपर डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके हो, ओके, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। सो ये बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है आपके प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस को प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होता, डीएनए जो है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के मिजोसोम से अटैच्ड होता है, एंड यू कैन नॉट सी एनी शेप देयर, करेक्ट। बट यहाँ पे आपको परफेक्ट शेप जो है वो दिख जाएगी, क्यों? क्योंकि जितना भी डीएनए है वो एक अलग से मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट में है, और उस मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट द न्यूक्लियस, करेक्ट है। ओके, अच्छा, अब ये सेल्स में ना बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं। किस किस तरीके के हैं? यू हैव सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा हो गए, प्लांट, एनिमल, फंजाई, ओके, ये जितने भी आपके मेंबर्स हैं सब में यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, करेक्ट है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल्स के बहुत अलग अलग तरीके के शेप्स हैं, साइजेस हैं, फिजियोलॉजी मतलब उसकी जो अंदर की वर्किंग है ना, सब डिफरेंट है। लेकिन हर सेल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सारे सेल्स में रहेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग, है ना। तो क्या होता है कि हम आपको इंडिविजुअली किडनी सेल अलग से, स्किन सेल अलग से, न्यूरोनल सेल अलग से नहीं पढ़ा सकते। तो हम क्या करते हैं कि जितने कॉमन फीचर्स होते हैं, कि जैसे यूकैरियोट है तो भाई ये फीचर्स तो होने ही चाहिए, करेक्ट है। तो अगर हम ऐसे कॉमन फीचर्स लेके बना लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या होता है? एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना हम, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेम थिंग, करेक्ट है। साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर का जो लिक्विड कंपोनेंट है ना। फिर ऑर्गेनेल्स हैं छोटे छोटे जो काम करते हैं अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रियन, ओके, देन यू हैव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, you have the ribosomes, you have the Golgi complex, करेक्ट है। एंड ऑब्वियसली जिस चीज से हमने डेफिनेशन शुरू की थी, विच इज अ ट्रू न्यूक्लियस, है ना। तो ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, करेक्ट है, करेक्ट है, यस और नो, यस और नो, ओके। तो वेरी सिंपल है ना। तो अभी फटाफट से लेट अस लुक एट कंपोनेंट्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अगर आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सेल वॉल जो है नहीं है, देखिए टिपिकल कंपोनेंट्स में। क्यों नहीं है सेल वॉल, जबकि शुरू तो हम यहाँ पे सेल वॉल से कर रहे हैं? कोई सोच सकता है सेल वॉल क्यों नहीं है? हाँ, 5 किंगडम सिस्टम का जरा क्लासिफिकेशन याद कीजिए तो आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर है? कि जो एनिमल सेल्स हैं, है ना, उनमें सेल वॉल नहीं होता, याद है आपको? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, करेक्ट है। और कुछ कुछ जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, है ना, उनमें सेल वॉल नहीं होता है। तो इसको हम टिपिकल फीचर कंसिडर नहीं करते हैं। हालांकि बाकी के जो आपके किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, ओके, प्लांटे, फंगाई, इनमें सब में मेंबर्स में सेल वॉल होता है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हाई वी डोंट कंसिडर इट एज अ टिपिकल फीचर, करेक्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन, ओके, अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, जिसमें फर्स्ट हम शुरू करेंगे विथ सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? वॉल है ना, दीवार है। दीवार जैसे ही सोचो उसे क्या क्वालिटीज आती है दीवार की? सपोर्ट करता है, हार्ड है, प्रोटेक्टिव है ना। तो हार्ड, रिजिड है, सपोर्टिव है, प्रोटेक्शन है, ओके, बाहर के कवरिंग को, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सॉफ्ट है, राइट। तो प्लांट में, फंगाई में और प्रोटिस्टेंस में जहां जहां सेल वॉल प्रेजेंट है, ये क्या है? सबसे बाहरी लेयर हो गया सेल का, ओके, रिजिड है, सपोर्टिंग है, ओके, प्रोटेक्टिव है। एल्गे में आपको किस तरीके का जो है दिखाई देगा? यू विल सी सेल्यूलोज, है ना, यू विल सी गैलेक्टिन्स, यू विल सी मैनेंस, यू विल सी मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। ये केमिकल कॉम्पोजिशन है सेल वॉल का, ये आपको याद करना पड़ेगा, करेक्ट है। सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनेंस, ये सारे शुगर्स के पॉलीमर्स हैं। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट इज इनऑर्गेनिक। तो ये सब चीजें जो है क्या करती हैं? सेल वॉल को रिजिडिटी
और हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं। करेक्ट, ये हो गया algae की बात। दूसरे प्लांट्स में यू कैन समटाइम्स हैव अ हेमी सेल्यूलोसिस, ये सारे केमिकल्स ही हैं। ओके, पेक्टिन, दिस इज ऑल्सो शुगर पॉलीमर्स। लिपिड्स हो गए, ओके, जो फैट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फैट स्ट्रक्चर्स फैटी एसिड से बनते हैं। प्रोटीन्स हो गए, है ना। ये सारी चीजें जो है आपको वॉल में दिख सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ प्लांट इट इज, है ना, विच टाइप ऑफ जीनस इट बिलोंग्स टू। तो ये सारे जो है ये क्या क्लासिफिकेशन फीचर्स दी हैं, राइट। तो आप जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं ना, आप उसको क्लासिफिकेशन से भी जोड़ के देखिए कि ये कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम प्लांट्स को फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, जो सेल वॉल है ना, जहाँ पे सेल्यूलोज से सेल वॉल बनती है, वहां पे छोटे छोटे फाइबर्स में सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है। दे आर नोन एज माइक्रोफाइब्रिल्स। फाइबर मतलब क्या, रेशे, है ना। जैसे आपके कपड़ों के धागे रेशे होते हैं, वैसे सेल्यूलोज के भी रेशे होते हैं ऑन द सेल वॉल। एंड ये जिस तरीके से इन रेशों को बिछाया जाता है, उस बेसिस पे सेल वॉल हार्ड या सॉफ्ट हो जाता है। तो रिजिडिटी जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी माइक्रोफाइब्रिल। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी, है ना, जैसे अगर आप घास को हाथ लगाएंगे तो बहुत शार्प लगता है ना, ऐसे लगता है कभी कभी फिंगर या स्किन कट भी जाता है थोड़ा सा हल्का। क्यों होता है? क्योंकि ग्रासेस के सेल वॉल के ऊपर होता है सिलिका। यस, यू राइट, सिलिका वही चीज है जो कांच में भी होता है, करेक्ट है। तो घास को अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल पे स्ट्रोक करेंगे तो स्किन को रफ लगता है, समटाइम्स इट गेट्स कट ऑल्सो, वाई, बिकॉज सिलिका इज देयर। अच्छा, कुछ कुछ जो प्लांट्स हैं उनके स्किन पे पर्टिकुलरली आपको लीव्स में दिखाई देगा, है ना, पत्तों पे एक सरफेस जो बिल्कुल शाइन करता है ना। देखा होगा आपने, पत्तों का जो ऊपर का सरफेस है वो शाइनिंग होता है। तो उसका जो एपिडर्मिस सेल होता है ना, वो एक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है विच इज कॉल्ड क्यूटिन। और क्यूटिन जो है दैट इज अ शाइनिंग कंपाउंड, इट सर्व्स मल्टीपल फंक्शंस। थोड़ा बहुत रिजिडिटी है, पानी को बाहर निकलने से रोकता है ना, मल्टीपल फंक्शंस है उसके। ट्रांसपेरेंट है इसीलिए लाइट पास होता है एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर होता है सुबेरिन। ये सब क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट आर वी डूइंग, ये जितने भी हैं ये सेल वॉल पे डिपॉजिट होने वाले कंपाउंड्स हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के जो है कंपाउंड्स डिपॉजिट होते हैं। इसीलिए प्लांट के अलग अलग हिस्सों में दिखना, लुक्स भी उसके अलग अलग होते हैं, फंक्शंस अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना। सो लीफ जैसे दिखता है वैसे रूट नहीं दिखता ना, रूट थोड़ा सा अलग लगता है। अच्छा, पुराने किसी प्लांट को अगर आप ऊपर से रूट्स उसके निकाल के देखेंगे तो वो बिल्कुल ड्राई ब्राउन, है ना, एकदम सूखा हुआ। तो वो क्यों होता है? लीफ शाइन होता है बिकॉज ऑफ क्यूटिन, और जो रूट्स है वो ड्राई होते हैं बिकॉज ऑफ सुबरिन, है ना। तो क्यूटिन, सुबरिन। फिर आ जाते हैं वैक्स। वैक्स जो है सबसे इजीएस्ट वे ऑफ सीइंग और एक्सपीरियंसिंग वैक्सी लीफ, करेक्ट, लोटस, है ना। तो कमल के जो पत्ते हैं वो काफी थिक हैं एंड ऊपर इतना शाइन होता है। और आपने ऑफ कोर्स पहले देखा भी होगा, आपको पता भी होगा कि लोटस के जो लीफ का जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर पानी रुकता नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। क्यों? क्योंकि इट हैज गॉट वैक्स, और वैक्स जो है हाइड्रोफोबिक है, तो पानी को लाइक नहीं करता। तो जैसे ही वैक्स पे पानी पड़ जाता है, पानी इधर उधर भाग जाता है, राइट। देन यू हैव लिग्निन जो ऑल्सो ऐसे कंपोनेंट है। ओके, लिग्निफाइड टिश्यू प्लांट्स में जनरली ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे वो प्लांट टिश्यू डेड होता है, फॉर एग्जाम्पल जाइलम, करेक्ट है। इसको हम डिटेल में करेंगे जब भी हम एनाटॉमी करेंगे, सो डोंट वरी। प्लांट वॉल या सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट या मेजर काम क्या है? प्रोटेक्शन, है ना, मैकेनिकल इंजरी से, इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से, एंड प्लस शेप देता है वो सेल को। यस और नो? तो सेल अगर आप देखेंगे तो उसका जो पर्टिकुलर शेप है वो क्यों है? क्योंकि बाहर का वॉल उसका इतना रिजिड है ना, तभी तो शेप आता है, करेक्ट है। ओके, सो ये तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो गई। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल वॉल। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप द सेशन हियर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। थैंक यू टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअसली मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड प्लीज शेयर द कंटेंट। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ये सबको मदद हो जाएगी। इसके बाद मैं सेशंस इंग्लिश में करूंगी। आई विल ऑल्सो डू सम सेशंस ऑन नीट। तो अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक कंटेंट आपको चाहिए बायो किसी भी ग्रेड, किसी भी बोर्ड के लिए, तो प्लीज पुट अ मैसेज। मेरा पर्सनल नंबर है, या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कंटिन्यू टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर इट मैक्सिमम। आपके सारे फ्रेंड्स पे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।